नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी बाजवा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स पर। और आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना के वार 1962 के बारे में। कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो भारतीय लीडर द्वारा की गई और भारत के डिफेंस मिनिस्टर वीके मेनन का क्या रोल था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कैसे विफल रही चाइना के इरादों को जानने में। सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर वीके किशन मेनन, जिनको प्रधानमंत्री के बाद सेकंड हाईएस्ट पावरफुल पर्सन रिकॉग्नाइज किया जाता था और वह पंडित नेहरू जी के बहुत क्लोज भी थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है इंडिया की डिफीट का, वो माना जाता है कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन आर्मी। वीके कृष्ण मेनन के टेन्योर में उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं किया और उन्होंने कम्प्लीटली चाइनीज़ थ्रेट को अंडरमाइन किया। चाइना के साथ युद्ध में भारतीय फौज जहां सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ किए जाने वाले .303 बोर्ड राइफल, जिसमें एक समय पे एक ही गोली निकलती थी, उससे लड़ाई लड़ रही थी, उसके अगेंस्ट चाइनीज़ सैनिक ऑटोमेटिक राइफल AK-47 का यूज़ कर रहे थे। और इससे भी सीरियस लैप्स ये था कि डिफेंस मिनिस्टर ने जो उनको रिपोर्ट रेकमेंड की गई थी जनरल KS थमैया द्वारा, जिसमें चाइना के थ्रेट के बारे में वार्न किया गया था और इंडिया की जो तैयारियों के बारे में भी बताया गया था, जिसमें उस समय की आर्मी प्रमुख जनरल थमैया ने रेकमेंड किया था कि भारतीय फोर्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और उस समय के बॉर्डर की सिचुएशन की कंप्लीट रिपोर्ट, जो कि बॉर्डर में सिचुएशन में चेंजेस आ रहे थे, उसके बारे में कंप्लीट रिपोर्ट और चाइना के इन्वेजन के थ्रेट के बारे में कृष्ण मेनन को बताया गया था, जिसको उन्होंने कंप्लीटली नज़रअंदाज कर दिया। यह बहुत ही क्रूशियल स्ट्रेटजिक इनपुट थी, जिसको उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। यह भी कहा जाता है कि वीके कृष्ण मेनन का मेजर जनरल के साथ डिफरेंसेस थे। इसी के चलते KS थमैया ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। बाद में डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन को भी जंग के दौरान ही अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। वो कंटिन्यूसली PM नेहरू के एडवाइज़र के रूप में काम करते रहे। भारत का डिप्लोमेटिक फेलियर भी था इसमें। 1955 तक भारतीय लीडरशिप चाइना के क्लेम को पहले नज़रअंदाज करती रही और कई प्रोवोकेशन के बाद भी इंडियन लीडर्स साइलेंट रहे और इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोले। अगर हम इस युद्ध में बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भारत की तरफ से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था उस समय। इसके मुकाबले चाइनीज़ वेल प्रिपेयर्ड थे और चाइना ने ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना, जैसे कि रोड और क्रूशियल सप्लाई टू फॉरवर्ड पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज की थी। और इसके उल्ट भारतीय सेना जो फॉरवर्ड पोस्ट पे लड़ रही थी, उनके पास एनिमेशन की भी कमी थी और खाने की भी कमी थी। उस समय तक भारत ने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था इस एरिया में। इसको भी एक मेजर फेलियर माना जाता है इंडियन की हार का। इंडिया की और चाइना के वार के एस्केलेशन के डर से इंडियन की एयरफोर्स का उपयोग ना करना, यह भी एक मेजर कारण था इंडियन की हार का 1962 की वॉर में। हालांकि इंडियन एयरफोर्स उस समय काफ़ी मजबूत थी एज ए कम्पेयर टू चाइना एयरफोर्स। अगर उस समय इंडियन एयरफोर्स का उपयोग किया जाता तो रिजल्ट कुड बी डिफरेंस। भारत की एयरफोर्स का उपयोग इसी डर से नहीं किया गया कि वॉर का एस्केलेशन बढ़ जाएगा, और यह एक बैड डिसीजन था। और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चाइना पॉलिसी कम्प्लीटली फेल हो गई और उनकी फ्रेंडशिप चाइनीज़ लीडरशिप के साथ भी चाइनीज़ इन्वेजन को नहीं रोक पाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही चाइना की टेंशन को जानने में। हालांकि वो रिपीटेडली अटैक कर रहे थे इंडियन ट्रूप्स के ऊपर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एम्बिशन था कि वर्ल्ड लीडर बनने का,
और इसलिए उन्होंने चाइना के साथ उनकी विस्तारवादी नीति के साथ कभी भी सख्त स्टैंड नहीं लिया। ऑपोजिशन पार्टी ने हमेशा उनके सॉफ्ट अप्रोच के बारे में उनके क्रिटिसाइज़ किया है। जब चाइना ने तिब्बत पे इन्वेजन किया था उस समय भी इंडिया वेस्टर्न और यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर अलायंस नहीं बना पाया चाइना के एग्रेशन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने तिब्बत पे किया था। और इंडिया ने चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन जो उन्होंने तिब्बत पे किया था उसके ख़िलाफ़ यूनाइटेड काउंसिल में कोई भी इशू रेज़ नहीं किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर वीके मेनन का यह मानना था कि चाइना कभी भी भारत पे आक्रमण नहीं कर सकता। यह भी उनकी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। इंडो चाइना वार ऑफिशियली 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुई जब चाइनीज़ आर्मी ने इंडिया में इन्वेजन किया था और यह वार लगभग 1 महीना चली और वन तरफा सीज़ फायर के साथ ही चाइना ने इसको सीज़ फायर के साथ ही डिक्लेयर कर दिया। इंडो चाइना वार में भारत को स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट एक्साइजिन एरिया को गंवाना पड़ा और भारत के ब्रेव 3,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा। लगभग 50 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक इस युद्ध के जख्म हील नहीं हुए हैं। इस वार ने भारत को बहुत ही टफ लेसन सिखाया और यहीं से इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आता है। इंडिया चाइना वार क्यों हुई, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दोनों ही कंट्री लगभग एक ही समय पर आज़ाद हुई थी बट इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस था। चाइना ने सिंगल पार्टी रूल कम्युनिस्ट मॉडल को चुना और भारत ने डेमोक्रेसी को फॉलो किया। चाइना में सिविल वार 1927 से लेकर 1950 के बीच में लड़ी गई। यह वार नेशनल पार्टी ऑफ चाइना एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में लड़ी गई। नेशनल पार्टी को चियांग काई लीड कर रहे थे और जिनको यूएस का सपोर्ट हासिल था और कम्युनिस्ट पार्टी को माओ जेडोंग लीड कर रहे थे जिनको रशिया का सपोर्ट हासिल था। सिविल वार के दौरान जापान ने चाइना पे इन्वेड कर दिया और उनके कुछ एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया बट सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब जापान ने सरेंडर किया तो उनको चाइना के जो ऑक्यूपाइड एरिया थे उनको छोड़ के वापस जाना पड़ा। चाइनीज सिविल वार कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री के साथ ख़त्म हुई और नेशनल पार्टी जो इस सिविल वार में हार गई थी उसको ताइवान न्यूली फॉर्म स्टेट में स्टिक कर दिया गया। नए बने चाइना को शुरू में बहुत ही मेजर चैलेंजेस का फेस करना पड़ा। अपने रिकॉग्नाइज के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट थे और इस क्रूशियल समय के दौरान इंडिया ने चाइना की सपोर्ट की। इनफैक्ट भारत पहला कंट्री बना जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ पहले डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश किए। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना का दौरा करते हैं और उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। उस समय कुछ अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट के बावजूद दोनों कंट्री में अच्छे रिलेशन थे। उस समय भारत चाइना की फुली सपोर्ट कर रहा था, चाहे वो तिब्बत पे इलीगल ऑक्यूपेशन ही क्यों ना हो। और दूसरी ओर वेस्टर्न कंट्री एंड यूएस चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन जो तिब्बत पे किया था उन्होंने उसके खिलाफ थे। भारत की इसी ब्लाइंडली सपोर्ट की वजह से यूएस की पॉलिसी भारत के फेवर में नहीं थी उस समय। नेहरू के इस दौरे पे भारत और चाइना के बीच में 5 प्रिंसिपल जिनको पंचशील एग्रीमेंट कहा जाता है वो साइन किया गया। यह 5 प्रिंसिपल यह थे कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटरी की, इंटीग्रिटी की और सोवरेनिटी की, और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस होगा ईच अदर के इंटरनल अफेयर्स के, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन होगा म्यूचुअली बेनिफिट पे और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर ये 5 प्रिंसिपल हर कंट्री रिकॉग्नाइज करती है
तो हार्डली किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट होगा। चाइना ने जब तिब्बत को फुली ऑक्यूपाइड कर लिया तब दलाई लामा ने और उनके साथ 1 लाख शरणार्थियों ने भारत में शरण के लिए भारत के प्रांत हिमाचल प्रदेश में पहुँचे, जहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट ने दलाई लामा के और उनके साथ शरणार्थियों को शरण दे दी। चाइना भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देने के बिल्कुल खिलाफ था और इसको भी एक वजह माना जाता है 1962 की वार की। यहाँ से भी दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। तिब्बत की बाउंड्री भारत और चाइना दोनों देशों से लगती थी, इसलिए अब भारत का चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयरिंग था वो कुछ इस प्रकार था। भारत और चाइना 3 सेक्टर पे बॉर्डर शेयर कर रहे थे। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश, सेंट्रल सेक्टर सिक्किम, वेस्टर्न सेक्टर अक्साई चिन एरिया। चाइना ने जब इलीगली तिब्बत पे कैप्चर किया तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को एज ए साउथ तिब्बत बताया और क्लेम किया कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही एक पार्ट है। NEFA द ईस्टर्न सेक्टर, जो NEFA रीजन है, जो लार्जेस्ट इंडियन टेरिटरी है, जिस पे चाइना ने क्लेम किया, जो कि अराउंड 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको इंडिया ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया चाइना के क्लेम को। इस एरिया को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहा जाता है। 1962 की वार में चाइना का लगभग 60 किलोमीटर NEFA रीजन के अंदर तक चला गया था और सीज़ फायर के बाद चाइना ने अपनी आर्मी को विड्रॉल कर लिया था। उन्होंने मैकमोहन लाइन जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री उसको रिस्पेक्ट करते हुए उससे पीछे चले गए थे। 1962 की वार अक्साई चिन अरुणाचल प्रदेश के डिस्प्यूट को लेकर स्टार्ट हुई थी। अक्साई चिन को भारत क्लेम करता था कि वो कश्मीर का पार्ट है और चाइना क्लेम करता था कि वो जिंगजोंग रीजन का पार्ट है। और अक्साई चिन में चाइना ने एक रोड की कंस्ट्रक्शन कर दी थी, जो कि एक मेजर पॉइंट था इस कॉन्फ्लिक्ट का। अक्साई चिन पे भारत की लगातार पेट्रोलिंग ना होने की वजह से वो चाइना ने इसका एडवांटेज लिया और वहाँ पे एक रोड को कंस्ट्रक्ट करवा दिया। और जब भारतीय इंटेलिजेंस को इसकी खबर मिली तो उन्होंने इसका अपोज किया और इसी के अगेंस्ट भारत ने भी फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया और भारतीय ट्रूप ने लगातार इस एरिया में पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। लगातार पेट्रोलिंग करते समय भारत और चाइना ट्रूप्स के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुए। चाइनीज़ के कई बार प्रोवोकेशन के बाद भी इंडियन लीडर इसको सेंस करने में बिल्कुल ही विफल रहे कि चाइनीज़ की इंटेंशन क्या है। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था ऑपोजिट पार्टी से कि उन्होंने चाइनीज़ की इंटेंशन को समझने में बिल्कुल ही गलती की थी, जिसकी वजह से भारत को अक्साई चिन जैसा बड़ा एरिया, एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस वाला एरिया गंवाना पड़ा। हालांकि 1962 युद्ध के बाद भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट स्टिल कंटिन्यू हैं, अभी तक अनरिजॉल्व हैं। चाइना ने जो इंडियन टेरिटरी अक्साई चिन को कैप्चर किया था अभी तक वो उनके कंट्रोल में है और इस बॉर्डर विवाद को लेके इंडिया और चाइना के बीच में कई बार डिस्कशन हो चुकी है, पर अभी तक कोई भी मीनिंगफुल रेजोल्यूशन नहीं निकला है। बोथ इंडिया और चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और मिलिट्री भी ग्रो कर रही हैं। हालांकि मिलिट्री कैपेबिलिटी का गैप जो है चाइना के फेवर में है। जब तक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी उतनी पेस से आगे नहीं बढ़ रही थी जैसे मोदी 2014 के आने के बाद बढ़ी है। मोदी के आने के बाद मिलिट्री में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं। रोड नेटवर्क आने शुरू किए हैं इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में। इंडिया चाइना के रिलेशनशिप कई बार अफेक्टेड हुए हैं चाइनीज़ एग्रेशन के चलते।
इसके बावजूद भी दोनों देशों में ट्रेड कंटिन्यू चल रही है और भारत की इकनॉमी भी रैपिडली ग्रो कर रही है और कंज्यूमर मार्केट में ह्यूज पोटेंशियल है चाइनीज़ कंपनीज के लिए। चाइना भारत के साथ इस समय बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल डाउन नहीं करना चाहता, उसके ऑब्वियस रीज़न है। चाइना देख रहा है कि इंडिया की इकनॉमी रैपिडली बढ़ रही है और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी, और यह एक सीरियस पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव है सुपर पावर बनना और डिसलॉजिंग करना यूनाइटेड स्टेट्स को। इसलिए आज हमें देखने में आ रहा है कि चाइना भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत के साथ जंग नहीं चाहता है। चाइना अभी भी अपनी विस्तारवादी नीति पे काम कर रहा है और वो भारत लीडर पे प्रेशर बनाने के लिए अभी भी अपने सैनिकों को बैट करने के लिए भारतीय टेरिटरी में भेजता रहता है, जिससे वो अपना जो क्लेम है उस टेरिटरी पे कंटिन्यू रखना चाहता है। 1962 में जब भारत और चाइना की वॉर हुई थी, उस समय भारत की कोई भी तैयारी नहीं थी और चाइना वेल प्रिपेयर्ड था, और उस समय की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है। चाइना जानता है कि उस समय से लेके अब तक भारत की मिलिट्री ताकत बहुत बढ़ चुकी है और भारत की यूएस के साथ अलायंस भी चाइना के लिए एक थ्रेट है। इसलिए इन फ्यूचर अगर चाइनीज़ भारत में इन्वेजन करने की कोशिश करते हैं तो उनको भारी लॉस उठाना पड़ सकता है। यह बहुत ही क्रूशियल पीरियड है बहुत ही कंट्री के लिए, चाइनीज़ एंड इंडिया इकोनॉमिक्स के लिए। चाइना को इंडिया मार्केट की ज़रूरत है और इंडिया को चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की। इंडिया और चाइना दोनों बॉर्डर डिस्प्यूट को पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के थ्रू ही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये हम होप कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट rationality should be prevailed and both India and China will soon work out a win-win solution. थैंक यू, धन्यवाद। इन फ्यूचर आप इस प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का पता लग सके। धन्यवाद। स्टे सेफ, बी हैप्पी।